हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, फिर कुछ टेक्निकल इशू हो गया था तो पूरे 50 क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हो पाए थे। तो आज उसी पीडीएफ को पूरा करेंगे। 21 क्वेश्चन से हम पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस का वीडियो रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, मैं कल का जो क्वेश्चन था उसे रिकैप ले लेते हैं। तद्भव पूछ रहे थे कि ए, तो इसमें पूछा गया था तद्भव कौन सा है। तो ए ऑप्शन है वानर, बी ऑप्शन है बंदर, सी ऑप्शन है पवन, डी ऑप्शन है पर्यक। तो इसमें आप सभी को पता ही है बानर जो है ये तत्सम शब्द है, तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बंदर। पवन एंड पर्यक जो है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव में आप अंतर जानते ही हो। तद्भव वो होता है जो संस्कृत से उठा के उसको अपनी भाषा में बदल दिया गया है, और तत्सम वो होता है कि जैसा संस्कृत में था वैसे ही हम अपनी दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द आएगा। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा। ए ऑप्शन है आकिंचन, बी ऑप्शन है किंचित, सी ऑप्शन है आकुंचन, डी ऑप्शन है अलभ्य। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए आकिंचन शब्द जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ए ऑप्शन है अंडे से पैदा होने वाला, बी ऑप्शन है किसी के अंतर से उत्पन्न, सी ऑप्शन है अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, डी ऑप्शन है कथा तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तथाकथित निम्न जाति या वर्ण में जन्म लेने वाले के लिए अंत्यज का प्रयोग होता है, और अंडे से जन्म लेने वाले को कहते हैं अंडस। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। ए ऑप्शन है आंशिक सेवा, बी ऑप्शन है अस्थाई सेवा, सी ऑप्शन है अर्ध रोजगार, डी ऑप्शन है आकाश वृत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द का प्रयोग जो करा जाएगा वो किया जाएगा आकाश वृत्ति का। मतलब जो अर्ध रोजगार, इसमें जो सी ऑप्शन दिया है इसके लिए अगर कोई बात पूछ ली जाए तद्भव शब्द में तो ये हो जाएगा आधा रोजगार। ठीक है, थोड़े अंश में की गई सेवा के लिए आंशिक सेवा का प्रयोग होता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है आक्रांता, बी ऑप्शन है आक्रामक, सी ऑप्शन है अयोध्या, और डी ऑप्शन है अनाक्रांतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है, और जो हमला या आक्रमण करता है तो उसे कहते हैं आक्रांता। तो ये भी दोनों बातें याद रखिएगा। अनाक्रांता होता है जिस पर हमला ना किया गया हो, और आक्रांता होता है जिस पर आक्रमण जिसने आक्रमण किया हो। अगला क्वेश्चन है जो बहुत मंद गति से कार्य कर रहा हो उसके लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है मंथर, बी ऑप्शन है दीर्घ सूची, सी ऑप्शन है सत्वर, डी ऑप्शन है मदाक्रांता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर कहा जाता है। और इसमें जो मदाक्रांता दिया गया है वो होता है 17 अक्षरों का जो वर्ण ग्रंथ होता है। 17 अक्षरों का जो वर्ण ग्रंथ होता है उसे मंदाक्रांता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ए ऑप्शन है विवेकी, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है चतुर, डी ऑप्शन है दूरदर्शी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला सदैव विवेकी कहलाता है। ठीक है, और जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है, और जो चालाक होता है उसे चतुर कहते हैं, और जो
जिसको हर बात का ज्ञान होता है उसे ज्ञानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? ए ऑप्शन है द्वंद्वग्रस्त, बी ऑप्शन है भ्रमित, सी ऑप्शन है किंग कर्तव्य विमूढ़, डी ऑप्शन है दुविधाग्रस्त। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, आप मार्क कर लीजिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है आयोग के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, कभी ये करेक्ट आंसर वो करेक्ट स्पेल चेकर में भी लिखने के लिए आ जाता है, तो आप उसमें भी आप याद रखिएगा किम कर्तव्य विमूढ़ जो है वो क्या होता है, जो अपने कर्तव्य की निश्चय ना कर सके। और इसमें दुविधाग्रस्त की अगर बात करें तो जो दुविधा में रहने वाला होता है उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ए ऑप्शन है समीचीन, बी ऑप्शन है प्राचीन, सी ऑप्शन है कालांतर, डी ऑप्शन है सनातन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अनेक युगों से चले आने वाले समय को सनातन कहा जाता है। और कालांतर की अगर बात करें तो कालांतर को कहते हैं नियत समय के बाद का समय जो होता है, नियत समय से बाद का समय जो होता है उसे कालांतर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है कविराज, बी ऑप्शन है आशु कवि, सी ऑप्शन है महाकवि, डी ऑप्शन है कवीश। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आशु कवि। जो कवि तत्काल रचना करता है उसे कहते हैं आशु कवि, और जो कवियों में श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं कविराज, और कवियों में महान अगर है तो उसे कहेंगे महाकवि, और कवियों का ईश जो होता है उसे कहते हैं कवीश। अगला क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अन्योदर, बी ऑप्शन है दूरस्थ, सी ऑप्शन है औरस, डी ऑप्शन है सहोदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहा जाता है। ठीक है, अब औरस इसमें दिया गया सी ऑप्शन, तो ये औरस क्या होता है? तो अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। और सहोदर वो होता है जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हों, उन्हें कहते हैं सहोदर। तो ये भी याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ए ऑप्शन है आपका मैंने बाजार से सामान खरीदा, बी ऑप्शन है उसने बाजार नहीं जाना है, सी ऑप्शन है हम तो आपको बता दिए थे, डी ऑप्शन है मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंने बाजार से सामान खरीदा। बाकी तीन आंसर जो लिखे गए हैं इनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, तो ये तीनों सही नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, बी ऑप्शन है विद्या श्रेष्ठ धन होता है, सी ऑप्शन है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, डी ऑप्शन है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो इसका भी सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो ए ऑप्शन है गौतम ऋषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? ए ऑप्शन है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, बी ऑप्शन है राजीव निरपराधी है, सी ऑप्शन है अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, और डी ऑप्शन है आपका अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इसमें ए ऑप्शन है, इसमें अहिल्या लिखा हुआ है, जबकि अहिल्या जो शब्द है ये गलत लिखा है, इसको लिखते हैं अहल्या। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी सही से वाक्य वो जो शब्द शुद्धि में लिखने के लिए आते हैं तो उसमें लिखना होता है, पहचानना होता है ऑब्जेक्ट में कौन सा सही है। तो अहिल्या हमेशा ऐसे लिखा जाता है, अहिल्या नहीं लिखा जाता। ठीक है, दूसरे शब्द में आपको दिया गया है निरपराधी, तो ये भी अशुद्ध है, निरपराध लिखा जाता है। सदैव अगर लिखा जाएगा
तो इसको लिखा जाएगा निरपराध। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरे शब्द में संवाद लिखा हुआ है, तो संवाद नहीं होता है, इसमें सा पर बिंदी लगती है, आधा माँ नहीं बनता है, फिर संवाद इस तरह से लिखा जाता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते हैं सेंटेंस तो हमें लगता है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको शब्दों पर भी ध्यान देना है कि शब्द शुद्ध लिखे हैं या नहीं। हिंदी के अंदर कुछ भी कठिन नहीं है, बस हिंदी को पहचानना, पढ़ना और समझना कठिन है। हिंदी इतनी सरल नहीं है जितनी आप सब लोग समझते हो, ठीक है। वैसे याद करने में बहुत ईजी है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। जो इंग्लिश माध्यम, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए हिंदी भी टफ होती है, जैसे आपके लिए इंग्लिश टफ होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप होगा। तो ए ऑप्शन है, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। बी ऑप्शन है, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। सी ऑप्शन है, शेर को देखकर उसका होश भाग गया। तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, भागने गया हो तो होश भागता है क्या। डी ऑप्शन है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो ये बिल्कुल सही है। कभी कभी आप हम लोग नॉर्मल बोलचाल में भी बोल देते हैं कि मेरे होश उड़ गए इस बात सुन के। तो होश उड़ने का मतलब क्या होता है कि आप अचंभित हो जाते हैं, ठीक है। शेर को देखकर क्या होगा, अब आपके सामने शेर आ जाए, हमारे सामने शेर आ जाए, तो क्या ही होगा, होश ही उड़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। बी ऑप्शन है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। सी ऑप्शन है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है। और डी ऑप्शन है, ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। जब इस तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, कि क्योंकि कुछ दो तो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लगभग मिल रहे होते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एक बार में अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो तो कम से कम 2 बार रीडिंग कीजिए ही, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बार एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं रहता है। पर कोशिश कीजिए, इतना मैनेजमेंट रखिएगा प्रैक्टिस के थ्रू कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकें, जिससे क्या है कि आप क्वेश्चन को समझ सकें, उसका बेस समझ सकें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी ऑप्शन है, सड़क पर बहुत भीड़ है। और सी ऑप्शन है आपका, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। और डी ऑप्शन है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। अब एक क्वेश्चन पढ़ते समय एक बात और याद रखिएगा कि इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है कि अशुद्ध वाक्य पूछा है। हम क्या कर रहे हैं कि हमने शुद्ध वाक्य किए, तो ये गलती हम भी करते थे कि जब हमने शुद्ध वाक्य किए तो हमने दूसरा जो उसके साथ फ्लो में क्वेश्चन आ रहे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हमने नहीं देखा, उसमें शुद्ध वाक्य पे लगा दिया। तो अब इसमें क्या है कि अशुद्ध पूछा है, इसमें जो गलत है वो पूछा गया है, जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आंसर के हिसाब से। और वैसे अगर देखा जाए लिखने के हिसाब से ये गलत होगा। हर एक खिलाड़ी क्या, सभी खिलाड़ी बोल सकते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी बोल सकते हैं, हर एक खिलाड़ी नहीं बोल सकते। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच के इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। जिस तरह से हिंदी में कई शब्द होते हैं हम बोल देते हैं, उनको लिखने में थोड़ी कठिनाई आती है, तो इस तरह से अब इसमें लिखा है, उस उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है कि इसको आपको सही लिखना है, और वही ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक जैसे सभी शब्द होते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की गई होती है आपके द्वारा तो फिर क्या होता है कि फिर उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो इसमें ए ऑप्शन अंतरस्थलीय इस तरह लिखेंगे, बी ऑप्शन अंतरस्थलीय षटकोण वाला सा बनाएंगे या सलजम वाला सा बनाएंगे, तो ये इसमें देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब इसको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा पढ़ने के साथ साथ। पेन पेंसिल अपनी साथ रखा कीजिए, पेन और कॉपी। अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो उसे एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी है
अगर आप लिख के देख लेंगे एक बार तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है, आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखेंगे अंतस्थलीय, ठीक है? सपेरा वाला सा बनेगा। ओके। अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदता बढ़ती जा रही है। तो इसमें प्रतिद्वंदता को क्या करना है, सही लिखना है। तो प्रतिद्वंदता कैसे लिखा जाता है ये देखना है। तो आप लिखेंगे, प्रति तो हर कोई लिख लेगा, अब इसमें द्वंद्वता को लिखना है। तो पहले दा और इस तरह से लिख लीजिएगा, और फिर आधा ना, और ये द्वंद्वता, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रतिद्वंद्वता कैसे लिखेंगे ये। अगला क्वेश्चन है, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। अब इसमें उत्ग्रीव लिखना है, तो आप उत्ग्रीव कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, उदग्रीव, ठीक है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। आप संश्लिष्ट को लिखकर देख लीजिएगा। मैं जितने भी शब्द हैं वो लिख के दिखाते जा रही हूँ, जिससे कि आप नोट कर रहे हैं अगर, तो आप उस हिसाब से लिख लें। एक बार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक बार लिख लेंगे ना तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको याद नहीं हो, आपके पेन को याद हो, तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ये इस तरह से। तो संश्लिष्ट जब भी लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प छांटिए। मतलब कि एक शब्द दिया गया है, उसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं, और उसमें से आपको एक अलग से शब्द दिया गया है जो कि उसका समानार्थी नहीं है, वो आपको छांटना है, ठीक है? तो अब इसमें नाव दिया है कि नाव को क्या क्या कहते हैं, बेड़ा, बी ऑप्शन है डोंगी, सी ऑप्शन है तरी, और डी ऑप्शन है तुरंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि तुरंग जो है नाव का पर्यायवाची नहीं होता है, और बाकी सभी जो है किसके पर्यायवाची है, बाकी नाव के पर्यायवाची। अब तुरंग किसका पर्यायवाची होता है, तो ये हॉर्स का पर्यायवाची होता है, ये घोड़े का होता है, ठीक है? अश्व, तुरंग, घोटक, ये सब किसके होते हैं, तो ये घोड़े के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्तंड। तो मार्तंड क्या है, तो इसके समानार्थी शब्द इसमें से कौन से नहीं? तो मार्तंड, ए दिवाकर, बी आदित्य, सी ऑप्शन है प्रभाकर, डी ऑप्शन है यति। तो आप सभी को पता ही होगा मार्तंड क्या कौन होते हैं, आदित्य कौन होते हैं, सूर्य भगवान, ठीक है? तो दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड ये सभी तो सूर्य भगवान के पर्यायवाची हैं। बाकी जो यति है ये किसका होता है, तो ये सन्यासी का होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अक्षय। ए ऑप्शन है आभा, बी ऑप्शन है नयन, सी ऑप्शन है लोचन, और डी ऑप्शन है चक्षु। अब नयन, लोचन, चक्षु आपको अगर पर्यायवाची पढ़े हैं तो आप सभी को पता है ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, आंख के, ठीक है? नयन, लोचन, चक्षु, ठीक है? और आभा जो है ये किरण होती है, तो ये किरण का पर्यायवाची होता है, ये आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्णम। ए ऑप्शन है उदति, बी ऑप्शन है जलधि, सी ऑप्शन है पन्नग, डी ऑप्शन है रत्नाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। पन्नग जो होता है ये सर्प का पर्यायवाची होता है, जबकि सभी विकल्प जो दिए गए हैं वो किसके पर्यायवाची, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। और कौन कौन से होते हैं, ओदधि, रत्नाकर, जलधि, अर्णव, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, और पन्नग जो है ये सर्प का पर्यायवाची है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, रसाल। तो ए ऑप्शन है अमृत फल, बी ऑप्शन है हेम, सी ऑप्शन है अम्ब, डी ऑप्शन है ताम्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हेम। हेम जो होता है ये सोना का पर्यायवाची होता है, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसका पर्यायवाची होता है। जबकि अन्य सभी विकल्प जो है आम के पर्यायवाची। रसाल का मतलब होता है आम, आम, आम्र, अमृत फल, ये सब जो है आम के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों का निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है? अभी तक पूछा जा रहा था कि पर्यायवाची कौन से हैं, अब ये पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची नहीं है। अभी समानार्थी पूछे गए, अब पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, ठीक है?
तो उद्यान में तरह-तरह के फूल खिले हैं, तो इसमें पर्यायवाची नहीं है, तो आराम, अरण्य, बगीचा, कुसुम। अब इसमें उद्यान के पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो उद्यान के अगर पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो कुसुम जो होता है वो उद्यान का पर्यायवाची नहीं होता, ये फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प का पर्यायवाची होता है। आराम, अरण्य और बगीचा जो है उद्यान, और उद्यान की अगर बात करें तो आराम, अरण्य, बगीचा, कानन भी होता है, कानन। तो ये भी वन का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी घटर में आसन लगाए हैं। तो ए ऑप्शन है कंदरा, बी ऑप्शन है रोक्ष, सी ऑप्शन है खो, डी ऑप्शन है दरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। रुक्ष जो है गठन नहीं होता है, कंदरा, खो और दरी जो है ये सब किसके पर्यायवाची है, गधर के पर्यायवाची है। बाकी जो रूक्ष होता है वो शुष्क या रूखा जो होता है उसका पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ए ऑप्शन है पट, बी ऑप्शन है पोशाक, सी ऑप्शन है अम्बू, डी ऑप्शन है परिधान। तो ये तो आप ऑप्शन पढ़ के ही कर सकते हैं, क्योंकि अम्बु जल हो जो होता है वो जल का पर्यायवाची होता है, और कपड़ा के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं पट, पोशाक, परिधान, करपट। तो ये सब जो है कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। अलग अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मोदकता अधिकाय। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन है रत्नाकार, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है स्वर्ण, डी ऑप्शन है कंचन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए ऑप्शन। रत्नाकार जो अगर किसी की बात करें तो रत्नाकार जो होता है वो होता है समुद्र। अब ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं रत्नाकार, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें रत्न निकले थे ना, बहुत सारे हीरे जवाहरात। तो रत्नाकार कौन हुआ, तो रत्नाकर जो हुए वो समुद्र हुए। बाकी कंचन, स्वर्ण, सोना और ये सब जो है सोने के पर्यायवाची हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वह असहाय निर्मल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता है। ए ऑप्शन है महीप, बी ऑप्शन है विप्र, बी बी ऑप्शन है भूषण, सी ऑप्शन है विप्र, डी ऑप्शन है द्विज। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महीप जो होता है वो राजा का पर्यायवाची होता है। ओके, और जबकि अन्य सभी जो हैं भूसुर और द्विज और विप्र ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, एंड अगर आपके कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं, उसको वीडियो में इंक्लूड करने के लिए हम तत्पर बैठे हुए हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।